अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था, किंगडम प्रोकैरियोटी। लेक्चर 2 डिस्कस कर चुके थे हम। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास फेजेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया। फेजेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इंक्रीज करेंगी अपनी ग्रोथ को डिफ्यूजन के ज़रिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। फेजेस कहते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस हैं ग्रोथ की बैक्टीरिया के अंदर। ग्रोथ कहते हैं किसी भी साइज़ का इंक्रीज होना, नंबर का इंक्रीज होना। अगर कोई प्लांट बॉडी है, उसका साइज़ इतना था तो वो बढ़कर इतना हो गया, ये ग्रोथ कहलाएगी। इसी तरह अगर 2 बैक्टीरियल सेल थे, इनमें डिवीजन हुई, डिवाइड होने के बाद ये 4 बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो गए, तो ये ग्रोथ कहलाएगी। ग्रोथ का इंक्रीज होना बैक्टीरिया की 2 तरीके से, एक डिफ्यूजन के ज़रिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। डिफ्यूजन कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लो कंसंट्रेशन से लेके हाई कंसंट्रेशन की तरफ, मगर यहाँ पर इनको एनर्जी भी रिक्वायर होगी। तो बैक्टीरियल सेल जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, इन्वायरमेंट से कोई भी सब्सटेंसेस को, न्यूट्रिएंट को डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अपनी बॉडी के अंदर लाएगा, फिर नंबर को डिवाइड करेगा। इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं कुछ जो कि ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, पीएच है, आयनिक कंसंट्रेशन है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बैक्टीरियल सेल जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे या उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जो मतलब उनको फूड पार्टिकल रिक्वायर है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अगर वो मौजूद होंगे तो ये अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। अगर वो मीडियम जिसके अंदर हम इसको फूड मटेरियल को प्रोवाइड कर रहे हैं बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, यानी एसिडिक मीडियम हो जाए या बेसिक हो जाए, तो ये भी इनके ग्रोथ के रेट पे अफेक्ट करेगा। इसी तरह कुछ आयंस की कंसंट्रेशन है, किसी आयंस की ज़्यादती हो जाए, कंसंट्रेशन बढ़ जाए या किसी की कम हो जाए, तो वो भी इनके ग्रोथ रेट को इफेक्ट करेंगे। फोर डिफरेंट फेजेस हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के। पहला है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ या डिक्लाइन फेज। यानी बैक्टीरिया का अपने साइज को या नंबर को इंक्रीज करने के 4 डिफरेंट फेजेस हैं, स्टेजेस हैं। लैग फेज, लॉग, स्टेशनरी, डेथ और डिक्लाइन फेज। ग्रोथ फेजेस बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहला फेज हमारे पास लैग फेज है। इनएक्टिव फेज है जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए, यानी इस फेज के अंदर बैक्टीरियल सेल डिवाइड नहीं होंगे। ये लैग फेज दिखाया गया, एक सिंगल बैक्टीरियल सेल है मगर इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रिपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी ये कुछ एंजाइम्स की फॉर्मेशन करवाएगा, जिन एंजाइम्स को यूटिलाइज करके ये अपने सेल को डिवाइड करेगा। तो इस फेज के अंदर बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके अपना नंबर नहीं इंक्रीज करेंगे, बल्कि कुछ एंजाइम्स की प्रिपरेशन करेंगे और इन एंजाइम्स को यूटिलाइज करके फिर ये अपने नंबर को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो लैग फेज के अंदर सबसे पहले एंजाइम की प्रिपरेशन होगी। सेकेंड फेज है हमारे पास लॉग फेज। लॉग फेज के अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होंगे, मल्टीप्लाई होंगे रैपिडली, यानी यही बैक्टीरिया जो एंजाइम्स प्रिपेयर हो गए थे इन एंजाइम्स को यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करने के बाद क्या करेंगे, अपने मल्टीप्लिकेशन रेट को बढ़ाना शुरू कर देंगे, यानी एक बैक्टीरियल सेल 2 में डिवाइड हुआ, 2 से ये 4 में डिवाइड होंगे, इस तरह ये अपने नंबर इंक्रीज करते जाएंगे। पहले फेज में हमारे पास एंजाइम्स की प्रिपरेशन हुई। सेकेंड फेज में क्या हुआ कि इन एंजाइम्स को यूटिलाइज करके बैक्टीरिया ने डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। डिवीजन या मल्टीप्लाई दोनों का एक ही सेंस है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर इंक्रीज होगा बैक्टीरियल सेल का। फेजेस ऑफ ग्रोथ में हमारे पास थर्ड फेज है स्टेशनरी फेज।
स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन रेट इक्वल हो जाएगा डेथ रेट के, यानी जितना नंबर इंक्रीज हो रहा था बैक्टीरियल सेल का, जितने सेल डिवाइड हो रहे थे, उतनी ही सेल की डेथ हो जाएगी। ये पहला लैग फेज है हमारे पास। इसके अंदर क्या हुआ कि बैक्टीरिया ने एंजाइम्स की प्रिपरेशन की, यानी अपने आप को प्रिपेयर किया डिवाइड करने के लिए। दूसरा फेज आया हमारे पास लॉग फेज। इसके अंदर क्या हुआ कि सेल रैपिडली डिवाइड होने लग गए, यानी इन एंजाइम्स ने अपना फंक्शन परफॉर्म करने शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बैक्टीरिया ने अपने नंबर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड फेज आ गया हमारे पास स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में हमारे पास जितना नंबर था मल्टीप्लिकेशन रेट का, उतना ही नंबर हमारे पास डेथ रेट का है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 सेल, तो 4 सेल ही हमारे पास यहाँ डेथ होगी, 4 सेल की ही। तो यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा डेथ रेट के, और ये फेज कहलाएगा हमारे पास स्टेशनरी फेज। फोर्थ फेज है हमारे पास डेथ या डिक्लाइन फेज। इसके अंदर क्या होगा कि डेथ रेट जो है वो रैपिड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रेट के मुकाबले में, यानी मल्टीप्लिकेशन रेट जो है वो कम होता जाएगा, और जबकि डेथ रेट जो है वो इसका इंक्रीज हो जाएगा। पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये वो सेल हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है, और ये वो सेल हैं जो लाइव हैं, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यानी मल्टीप्लिकेशन का रेट यहाँ कम होता जा रहा है और डेथ का रेट बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर आते आते जो है वो डेथ का रेट इंक्रीज हो गया और मल्टीप्लिकेशन का रेट जो है वो कम हो गया। एक मीडियम है मेरे पास, एक पेट्री प्लेट है मेरे पास, इसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। अब इस पेट्री प्लेट के अंदर मैं न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करूंगी। ये न्यूट्रिएंट है तमाम। इन न्यूट्रिएंट के अंदर वो फूड पार्टिकल मौजूद हैं जो बैक्टीरिया को नीड है, जिनको यूटिलाइज करके वो अपने ग्रोथ रेट को बढ़ा सके डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो जब प्रिपरेशन का फेज स्टार्ट हुआ, यानी सबसे पहले लेग फेज स्टार्ट हुआ, तो यहाँ कोई 1 या 2 सेल की कॉलोनी थी, 1 या 2 बैक्टीरियम सेल मौजूद थे। उन्होंने क्या किया कि इस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। अब अपने ही सेल के अंदर जो है वो एंजाइम्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। तो ये पहला फेज हो गया यहाँ कंप्लीट। दूसरा फेज आया मेरे पास लॉग फेज। इसके अंदर क्या हुआ कि अब ये एंजाइम्स तो प्रिपेयर हो गए, 2 सेल थे मेरे पास, दोनों ने ही एंजाइम प्रिपेयर कर लिए। अब इन दोनों सेल ने क्या करना है, अपना नंबर इंक्रीज करना है, डिवाइड करते जाना है, अपने सेल बढ़ाते जाना है। तो यानी अभी जो ये मेरे पास मीडियम मौजूद है, इन्होंने क्या इस मीडियम को यूटिलाइज करके बैक्टीरिया सेल जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है। न्यूट्रिएंट इनफ अमाउंट में मौजूद है जिसे यूटिलाइज करके ये डिवाइड हो सकता है। स्टेशनरी फेज में जब पहुंचेगा यही बैक्टीरियल सेल, तो क्या होगा, दोनों रेट जो है वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट मौजूद था वो लैग फेज में भी यूटिलाइज हुआ और लॉग फेज के अंदर भी यूटिलाइज हो गया। अब जैसे ही डिक्लाइन फेज या डेथ फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि बैक्टीरियल सेल इसे ही यूज कर करके अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा था। जैसे ही ये न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो डेथ का प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाएगा। तो जब भी यहाँ पर डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है और मल्टीप्लिकेशन रेट कम है, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, न्यूट्रिएंट कम होते जा रहे हैं और डेथ का प्रोसेस स्टार्ट होता जा रहा है। जब हमारे पास लॉग फेज था तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज़्यादा थी, जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रेट ज़्यादा था। यहाँ पर भी हमारे पास न्यूट्रिएंट का अमाउंट मौजूद था, जब भी दोनों रेट हमारे पास इक्वल हो गए थे, मल्टीप्लिकेशन का रेट भी और डेथ का रेट भी। मगर जैसे ही हम डिक्लाइन फेज या डेथ फेज में जा रहे हैं तो हमारे पास न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डेथ स्टार्ट हो रही है और मल्टीप्लाई बहुत कम अमाउंट में हो रहा है। तो यहाँ तक जो है वो 4 फेजेस कंप्लीट हो गए बैक्टीरिया की ग्रोथ के। एग्जाम में इसके नाम भी आ सकते हैं कि भाई 4 फेजेस के नाम बता दें कौन कौन से फेजेस हैं, तो आपने लिखना है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी और डेथ या डिक्लाइन फेज। और हो सकता है कि इनकी डिटेल भी पूछ ली जाए 2 मार्क्स के लिए, तो आपने डिटेल में ये लिखना है कि पहले फेज में प्रिपेयर करेगा, दूसरे फेज के अंदर जो है वो
मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगी तीसरे फेज़ के अंदर, दोनों जो रेट हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और फोर्थ फेज़ जो डेथ और डिक्लाइन है उसमें डेथ का रेट ज़्यादा होगा, मल्टीप्लिकेशन का कम होगा। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं कि एक एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो रिप्रोड्यूस करेंगे अपनी ही तरह के इंडिविजुअल्स को, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कहलाएगा रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली फिजन के ज़रिए या एंडोस्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्स के ज़रिए होगी जिसमें गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होगी। बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं एसेक्सुअली दो प्रोसेस के ज़रिए, एक फिजन है और दूसरा प्रोसेस है हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है इनके अंदर, जबकि कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, और जिसे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन कहते हैं। इन तमाम प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब टू और फिजन मतलब डिवाइड होना। बाइनरी फिजन सबसे फास्टेस्ट मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी बहुत कम से कम टाइम रिक्वायर होता है सेल को डिवाइड होने के लिए। 20 से 30 मिनट के अंदर सेल जो हैं वो यहाँ डिवाइड होने लग जाएंगे, तो सबसे कम टाइम रिक्वायर होता है बाइनरी फिजन में सेल को डिवाइड होने के लिए। कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन होगी। फेवरेबल कंडीशन कहते हैं कि जब तमाम न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन वही जो बैक्टीरियल सेल को चाहिए डिवाइड होने के लिए, अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, वो अवेलेबल हो। टेम्परेचर सूटेबल जिस पे वो अपनी एक्टिविटी को शो कर सके वो अवेलेबल हो। आयन की या पीएच की कंसंट्रेशन, तमाम कंडीशन सूटेबल हो, तो ये कंडीशन कहलाती है फेवरेबल कंडीशन। सिंगल जो है वो फिजन के अंदर सेल डिवाइड होगा 20 से 30 मिनट के अंदर, ताकि अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर ले। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोइड। ये सेल वॉल मौजूद है इसकी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। अब जब सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा या रेप्लिकेट स्टार्ट होने लग जाएगा, यानी अपनी ही तरह की कॉपी को बनाना शुरू कर देगा। अब ये रेप्लिकेट हो गया इसका डीएनए यानी न्यूक्लियर मटेरियल। फिर क्या हुआ कि सेल जो है वो इनलोंगेट होना शुरू हो गया, यानी ये इस साइज में था, इसने अपने साइज को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इंक्रीज कर दिया तो दोनों अपोजिट पोल्स पे भी मूव कर गए न्यूक्लियर मटेरियल। अब जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो ग्रो होना शुरू हो गई इनर साइड की तरफ। ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसकी ग्रो हो रही है, एक वक्त आएगा कि ये कंप्लीटली ग्रो हो जाएगी दोनों सेल की तरफ, और फिर एक वक्त आएगा कि ये ग्रो होते होते दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे। तो बाइनरी फिजन के अंदर सिंपल क्या होगा कि इसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट होने के बाद सेल इनलोंगेट होगा, सेल मेम्ब्रेन इनर साइड पे ग्रो होने लग जाएगी। ग्रो होते होते ये ग्रोथ इनकी प्रोग्रेस होगी, प्रोग्रेस होने के बाद ये दो सेल के अंदर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। इसकी डायग्राम इस तरह भी बना सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल इनलोंगेट हुआ, साथ में इसका सेल भी इनलोंगेट होने लग गया। अब इनलोंगेट होने के बाद न्यूक्लियर मटेरियल डम्बल शेप का भी हो सकता है, यानी बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी, बीच से ये कम होने लग जाएगा जबकि साइडों से ये बड़ा होगा, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाएंगी। ये इसी तरह इसकी सेल मेम्ब्रेन में भी इस तरह एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाएगी। फिर एक वक्त आएगा कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोग्रेस करने लग जाएगी और न्यूक्लियर मटेरियल इस वक्त दो में डिवाइड हो जाएगा। अब साइटोप्लाज्म भी इसका दो में डिवाइड हो जाएगा और दो सेल में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो वो प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल डुप्लीकेट हो और सेल जो है वो इनर साइड पे मूव करने लग जाए, कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाए, न्यूक्लियर मटेरियल डम्बल शेप का हो जाए
और एक वक्त आ जाए कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोग्रेस होने के बाद ये 2 सेल में कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो ये प्रोसेस कहलाता है बाइनरी फिजन, यानी एक सेल का 2 सेल के अंदर डिवाइड होना बाइनरी फिजन कहलाता है। सेकेंड प्रोसेस जो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन के दरमियान क्या होगा, जितना भी प्रोटोप्लाज्म है किसी भी बैक्टीरियल सेल का, वो श्रिंक होने लग जाएगा और एक स्मॉल मास बना लेगा, और ये स्मॉल मास सिस्ट कहलाता है। ये सिस्ट जो है वो इनसाइड प्रोड्यूस होगा किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर और फॉर्म करेगा एंडोस्पोर की फॉर्मेशन को। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है, सेल वॉल मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियर मटेरियल रखा हुआ और यहाँ साइटोप्लाज्म मौजूद है। तो वो रीजन जहाँ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, ये तमाम रीजन जो है वो इसका कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह पर ही मौजूद है, मगर ये प्रोटोप्लाज्म अब श्रिंक होने लग रहा है, यानी अपनी सेल वॉल से थोड़ा दूर हटना शुरू हो रहा है। ये न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। एक वक्त आएगा कि ये इतना श्रिंक हो जाएगा कि एक राउंडेड सी बॉल बन जाएगी या राउंडेड सा मास बनने लग जाएगा। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये थिक होने लग जाएगी और ये मास कहलाएगा सिस्ट। और ये सिस्ट जो है वो एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्पोर कहलाएगा एंडोस्पोर। ये बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद है। यहाँ पर ये 2 शो करे गए हैं, मगर आपकी बुक में जो डायग्राम बनी है उसको फॉलो करिएगा। एक सिंगल न्यूक्लियर मटेरियल बनाइएगा। ये जो है वो अब श्रिंक होने लगेगा, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होने के बाद एक राउंडेड मास बना लेगा, फिर ये इस तरह राउंडेड मास बन जाएगा, इसकी सेल वॉल रप्चर हो जाएगी और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो थिक होने के बाद एक थिक वॉल डेवलप कर लेगी और फिर ये एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे एंडोस्पोर कहते हैं। अब ये डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव कंडीशन में अपने आपको काफ़ी अरसे तक सर्वाइव करेगा, यानी जब भी कंडीशन अनफेवरेबल हैं, यानी किसी भी बैक्टीरियल सेल को जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए कोई फूड मटेरियल नहीं मिल रहा, तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये एक ऐसे फेज़ में चले जाएंगे जिसको डॉर्मेंट फेज़ यानी इनएक्टिव फेज़ कहेंगे। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है या वॉल है वो थिक होने लग जाएगी और प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होने लग जाएगा, कंसंट्रेटेड होने लग जाएगा और एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्पोर कहलाएगा एंडोस्पोर। जब भी कंडीशन फेवरेबल होंगी तो ये आउटर वॉल इसकी रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद ये सेल जो है दोबारा से बाइनरी फिजन में के प्रोसेस के ज़रिए डिवाइड होगा और अपने नंबर इंक्रीज करेगा। दोनों में फ़र्क क्या है, बाइनरी फिजन और एंडोस्पोर में? ये तमाम प्रोसेस जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होगा, यानी जब तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट मौजूद होगी, तमाम चीज़ें मौजूद होंगी फूड मटेरियल। जब ये फूड मटेरियल की शॉर्टेज हो जाएगी तो अनफेवरेबल कंडीशन होगी। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, अपने प्रोटोप्लाज्म को श्रिंक करने लगेगा और एक मास में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल मास में, जिसको सिस्ट कह रहे हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो इसकी वॉल थिक हो गई थी ये रप्चर होंगी और ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा नए बैक्टीरियल सेल में, फिर दोबारा डिवाइड होना शुरू हो जाएगा बाइनरी फिजन के जरिए। अनफेवरेबल कंडीशन के दरमियान जो है वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा। थर्ड टाइप है हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रीयूनियन है जेनेटिक मटेरियल का 2 डिफरेंट सोर्सेज का, इसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यानी 2 मेरे पास बैक्टीरियल सेल हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल आपस में कंबाइन होकर एक नया बना रहे हैं कोई भी जेनेटिक मटेरियल, तो ये कहलाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक बैक्टीरियल सेल मौजूद है मेरे पास जिसका न्यूक्लियर मटेरियल ये है, एक बैक्टीरियल सेल मौजूद है जिसका न्यूक्लियर मटेरियल ये है। अब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, एक आधा मटेरियल इसका रहेगा जेनेटिक मटेरियल, आधा इसका आ जाएगा। तो 2 डिफरेंट सोर्सेज का अगर जेनेटिक मटेरियल जो है वो यूनाइट हो जाए तो ये प्रोसेस कहलाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। 3 डिफरेंट तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। पहला प्रोसेस है हमारे पास कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, जिसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम के अंदर एक ट्यूब के जरिए, जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। ये प्रोसेस जो है वो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंटल
परफॉर्मेंस इसकी दी थी लेडरबर्ग और टेटम ने 1946 में। यानी उन्होंने सबसे पहले इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था जिसके अंदर एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए, या जिसको हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। ये कॉन्जुगेशन का पूरा प्रोसेस है। ये हमारे पास जो है वो एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका न्यूक्लियोइड मौजूद है, यानी इसका क्रोमोसोम मौजूद है, और ये इसका प्लाज्मिड मौजूद है, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए मौजूद है, ये इसका प्लाज्मिड मौजूद है। यहाँ पर आपको इसकी दो वॉल नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये दो वॉल इसलिए नज़र आ रही हैं कि ये प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट हो गया है, यानी इसने अपनी एक और कॉपी बना ली है। इस तरह का था, इस तरह इसने अपनी एक और कॉपी बना ली, तो ये इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रेप्लिकेट हो गया। यहाँ आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है कि ये सेल कहला रहा है पॉजिटिव, यानी फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव, और ये वाला सेल जो है वो कहलाएगा फर्टिलिटी फैक्टर नेगेटिव। दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव के अंदर जो है वो प्लाज्मिड मौजूद है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कह रहे हैं। फर्टिलिटी फैक्टर नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मिड मौजूद नहीं है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरा बैक्टीरिया, सिंगुलर जो है वो बैक्टीरियम कहलाएगा, यानी IUM आएगा आखिर में, और अगर प्लूरल कंडीशन होगी तो वो बैक्टीरिया कहलाएगा। तो जब इसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था तो बताया गया था आपको कि बैक्टीरियल सेल के अराउंड जो है साइड में कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पिलाई। इस पिलाई का फंक्शन क्या होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। तो यहाँ कुछ पिलाई मौजूद थी इस सेल के अराउंड भी, इस सेल के इधर भी पिलाई मौजूद थी। अब दो पिलाई कनेक्ट हुई, कनेक्ट होने के बाद इन्होंने एक ट्यूब बना ली जिसको कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेशन पाइलस या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। इनके प्लाज्मिड का अमाउंट जो है वो डुप्लीकेट हो चुका है। अब ये वाला सेल है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट हो गया, और ये जो कंजुगेशन ट्यूब है ये प्रॉपर बन गई है। अब डुप्लीकेट होने के बाद थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो प्लाज्मिड है जिसने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई हुई थी, एक कॉपी ये अपने सेल के अंदर रखेगा, जबकि इसकी जो दूसरी कॉपी है वो इस कंजुगेशन ट्यूब के ज़रिए दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ये एक प्लाज्मिड हो गया, ये दूसरा प्लाज्मिड हो गया। जैसे ही ये ट्रांसफ़र हो जाएगी तो जाने के बाद ये दोबारा से अपने प्लाज्मिड की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो एंड में क्या होंगे कि दोनों के दोनों फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी दोनों सेल के अंदर प्लाज्मिड मौजूद होगा। कॉन्जुगेशन एक सिंपलेस्ट प्रोसेस है जिसके अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। बैक्टीरियल की जो सरफेस है वहाँ पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन्हें पिलाई कह रहे हैं। ये पिलाई कनेक्ट होने के बाद एक ट्यूब बना लेंगी, ये ट्यूब जो है वो कंजुगेशन ट्यूब या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहलाएगी। ये वो सेल है जिसने अपने प्लाज्मिड को इस सेल को देना है, तो ये वो सेल है जो फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव कहलाएगा, यानी इसके पास प्लाज्मिड मौजूद है, और वो सेल जिसके पास प्लाज्मिड नहीं मौजूद है वो फर्टिलिटी फैक्टर नेगेटिव कहलाएगा। प्लाज्मिड ने जो है वो अपने अमाउंट को डुप्लीकेट कर लिया, यानी अपनी कॉपी बना ली। कॉपी बनाने के बाद क्या होगी, एक कॉपी अपने सेल में रखेगा और जो इसकी सेकंड कॉपी है वो दूसरे सेल में इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब ये ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो दोनों सेल के पास प्लाज्मिड मौजूद हैं और दोनों ही अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना देंगे। अब ये दोनों सेल जो हैं वो फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और ये तमाम प्रोसेस जो है वो हमारे पास कहलाता है कॉन्जुगेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अब हमारे पास सेकंड टाइप है, वो है ट्रांसडक्शन। एक ऐसा मोड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, मगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, और वो थर्ड पार्टी कहलाती है बैक्टीरियोफेज। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है कि बैक्टीरियोफेज वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, तो जो यानी बैक्टीरिया ईटिंग वायरस जो हैं वो बैक्टीरियोफेज कहला रहे हैं। यहाँ भी एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिक मटेरियल, मगर बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू।
ये प्रोसेस सबसे पहले जो है इसका एक्सपेरिमेंटली जो है परफॉर्म किया था लेडरबर्ग और ज़िंटरटे 1952 में। ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये इसका कैप्सिड मौजूद है, यहाँ जेनेटिक मटेरियल है, ये इसकी शीट है और ये इसके टेल फाइबर्स हैं। ये पूरा बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब क्या होगा कि ये बैक्टीरियोफेज है, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा, लाइसोजाइम, इसकी वॉल को रप्चर करेगा और ये शीट कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक होलो ट्यूब होगी शीट के अंदर, उसके ज़रिए जेनेटिक मटेरियल इस सेल के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। अब जब ये जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो इसका जो ये जो क्रोमोसोम है ये ब्रेक होने लग जाएगा फ्रैगमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये जो वायरस का जो डीएनए है वो भी इसके अंदर आ गया और इसने अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी। इस वायरस के डीएनए जो है इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। मशीनरी मौजूद थी इस सेल के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म मौजूद था जिसके अंदर वो एंजाइम्स मौजूद थे जिसके ज़रिए ये अपने अमाउंट को डुप्लीकेट कर सके। यानी इन एंजाइम्स को यूटिलाइज करके इसने अपने डीएनए की कॉपी बनाना शुरू कर दी। अब क्या हो गया, इसने जब कंट्रोल हासिल कर लिया तो ये अपनी डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाना शुरू कर देगा। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, राइबोसोम मौजूद हैं, ये डीएनए उसके ऊपर आरएनए में कन्वर्ट होकर उसके ऊपर लगेगा राइबोसोम के ऊपर और फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। अब यहाँ इसके हेड पार्ट भी बनेंगे, शीट भी बनेगी और टेल फाइबर्स भी बनेंगे, असेंबल हो जाएंगे। असेंबल होने के बाद कुछ पार्ट जो है, कुछ फेजेस के अंदर जो है ये बैक्टीरिया का डीएनए भी मौजूद होगा और कुछ फेजेस के अंदर जो है ये बैक्टीरिया फेज का डीएनए भी मौजूद होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो बैक्टीरिया का डीएनए जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल मौजूद था बैक्टीरिया वाला, वो बैक्टीरियोफेज वायरस ये अटैक करेगा किसी दूसरे सेल के ऊपर, किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर। यहाँ पर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ बैक्टीरिया का, इसी तरह वायरस का भी फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, इसने अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू की। तो कुछ कॉपीज़ जो हैं वो वायरस की बनी यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस की, मगर कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस की ऐसी कॉपी बनी जिसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद था। अब ये वो वाला फेज जिसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद था, ये किसी दूसरे सेल के ऊपर जाके अटैक करेगा बैक्टीरिया के सेल के ऊपर। अब ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है ये इंजेक्ट कर देगा इसके अंदर। इंजेक्ट करने के बाद ये इसके साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा और इस तरह जब भी सेल डिवाइड होते जाएंगे तो उसके अंदर ये दोनों जेनेटिक मटेरियल मौजूद होंगे, यानी आधा बैक्टीरिया वाला, इस बैक्टीरिया वाला, और आधा किसी दूसरे बैक्टीरिया का। मगर इसको ट्रांसफ़र करने में जो रोल प्ले किया है वो इस बैक्टीरिया फेज वायरस ने किया है। सबसे पहले जो है वो ये किसी सेल के ऊपर जाके अटैच हुआ, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंजेक्ट किया, अपनी कॉपीज़ बनाई साइटोप्लाज्म को यूटिलाइज करके और बैक्टीरिया के डीएनए को हाइड्रोलाइज कर दिया, उसके फ्रेगमेंट्स बनाना शुरू कर दिए। जब इसने अपनी प्रोटीन बनाई तो इनकी प्रोटीन के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल असेंबल हो गया और ये काफ़ी फेजेस बन गए। मगर एक फेज ऐसा बना बैक्टीरिया फेज वायरस वाला जिसके अंदर इस बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद था। अब ये बैक्टीरिया का डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया पे जाके अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा। इंजेक्ट करने के बाद ये उसके जो क्रोमोसोम है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इनकॉर्पोरेट होने के बाद अब जब भी ये डिवाइड होगा तो नए सेल के अंदर ये दोनों डीएनए मौजूद होंगे। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है ट्रांसडक्शन, जिसमें एक बैक्टीरिया यानी इस वाले बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ इस बैक्टीरिया के अंदर, मगर कौन सी पार्टी इन्वॉल्व हुई, थर्ड पार्टी, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। थर्ड है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसमिट होगा एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर, मगर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, और ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसेस सबसे पहले जो है वो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया था फ्रेडरिक ग्रिफ ने 1928 में। इसकी डिटेल एक्सपेरिमेंट जो है वो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे।
ये बैक्टीरिया के डीएनए के फ्रैगमेंट हैं और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये इसका डीएनए मौजूद है जो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में। अब जो है वो इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुई और ये बैक्टीरिया सेल इसके डीएनए बैक्टीरियम के अंदर इंजेक्ट हो गया। इंजेक्ट होने के बाद ये जो बैक्टीरिया का डीएनए था और ये दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए था, ये दोनों आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और जब भी ये डिवाइड होंगे तो ये दोनों जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट होते रहेंगे। तो 3 प्रोसेस हो गए। पहले वाले में हमारे पास कॉन्जुगेशन था, कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा था। सेकेंड प्रोसेस हमारे पास ट्रांसडक्शन था, जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट करने के लिए बैक्टीरियोफेज वायरस मौजूद था। थर्ड प्रोसेस हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें एक बैक्टीरिया सेल से दूसरे बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर हो रहा है मगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। यानी अगर किसी भी बैक्टीरियल सेल की लिसिस हो जाती है, उसका डीएनए जो है वो इन्वायरमेंट में मौजूद है। अब यही डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरियल के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा और फिर अपनी इनकॉर्पोरेट होकर अपनी कॉपीज बनाने लग जाएगा। तो इस तरह यहाँ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आएगा कि हो सकता है कि आपसे ये पूछ लें कि बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के मेथड्स बताएं, तो एसेक्सुअल में आपने बाइनरी फिजन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन को बताना है। जबकि अगर ये पूछें कि बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कितनी तरह की होती है, तो आपने उसके तीनों के नाम लिखने हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। इसी तरह हो सकता है कि ये आपके पास डिटेल में भी आ जाए, तो आपने डिटेल में भी ये तमाम प्रोसेस को लिखना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।